दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। दाऊद इब्राहिम ने जो भी काम किए हैं वो सारे काम हिंदुस्तान में ख़ास तौर से वो जिस स्तर पे किए हैं उसका मुकाबला अगर करने जाएंगे रहमान डकैत के साथ में तो अलग बात है। लेकिन कराची में रहते हुए अगर दाऊद की और उसका हम वो करने जाएंगे तो कराची में दाऊद इब्राहिम भले ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, भले ही डिफेंस और आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो, रहमान डकैत जैसा ऑरा उसका वहां नहीं था अंडरवर्ल्ड में। दाऊद के साथ में वहाँ के अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग जुड़े हुए थे, है ना। भोला था साथ में और भी कई लोग थे जो स्मगलर्स थे और ये सब थे। और उन लोगों के ज़रिए वो वाया कज़ाकिस्तान जो है इसका ब्लड डायमंड्स का काम भी करता था। दूसरा ये स्मॉल आर्म्स का बड़ा कंसाइनमेंट्स का काम किया करता था दाऊद। लेकिन जो कद और जो खतरनाक मतलब ग्रुप रहमान के पास था बलोच लोगों का, वैसा इन लोगों के पास तो बॉम्बे में भी कभी नहीं रहा। क्या था ऐसा? वो बड़े खतरनाक लड़ाके हैं, जिहादी नहीं बोलते हैं उनको, वो लड़ाके हैं, जंगजू हैं। और वो इस हद तक चले जाते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लियारी इलाके को मैं मुंबई के इससे कंपैरिजन भी नहीं कर पाता, डोंगरी से जमीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? अरे हमारे यहाँ तो साला 9mm पिस्टल इस्तेमाल कर ली, बहुत ज़्यादा हुआ तो AK-47 चला ली। वो लोग तो साले MP4 और पता नहीं कौन कौन सी तो गन्स रखते हैं। जब वो चौधरी असलम साहब ने उसको रेड किया था और उसको मारने की कोशिश की थी, 8 या 9 घंटे एनकाउंटर चला था। उस समय इनके पास में अधिकतम जो है LMG थी, लाइट मशीन गन, पुलिस के पास, ATS के पास। उनके पास से साला RPG सामने से आ रहे थे। रॉकेट प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड्स हैं वो सामने से आ रहे थे। एक डिफेंस की जो स्ट्रेंथ होती है उस तरह की स्ट्रेंथ में वो लोग लड़ रहे थे लियारी जैसे इलाके में। हाँ, और लियारी कहाँ है? विद इन द कराची है ना। कराची से मतलब जैसे मुंबई से आपका पठानवाड़ी कितना दूर है, उतना भी दूर नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? डिफेंस का नहीं है, सिस्टम का नहीं है, कंट्रोल उस पर रहमान डकैत का है। रहमान डकैत के पहले एक और बंदा था, वो कंट्रोल करता था। उसके जाने के बाद में रहमान डकैत का हुआ। रहमान डकैत जैसा आदमी अगर नूरा को उठा करके ले जाता है, टॉर्चर करता है, मार देता है, और दाऊद या उसकी टीम कुछ नहीं कर पाती। नूरा उसका भाई दाऊद का। ओके, तो रहमान डकैत ने दाऊद के भाई को उठा लिया। हाँ, एक कहानी जो कही जाती है, जो मतलब मुझे मेरे किसी इन्फॉर्मर ने बताई थी, उसका ये दावा था कि जो डी कंपनी के दावे से थोड़ा सा अलग था। डी कंपनी ने कहा कि नूरा की मौत जो है हार्ट फेलियर से हुई या किडनी फेलियर से हुई। ये दो बातें अलग अलग उस वक्त हमें बताई गई डी कंपनी के सोर्सेस से, या इवन छोटा शकील ने भी 1-2 चैनल्स को और इनको इंटरव्यू दे करके बात कही थी। लेकिन पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मर का ये कहना था कि रहमान डकैत का कोई रिश्तेदार था जिसकी ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी कराची की, और उस पे ये लोग एक मॉल बनाना चाहते थे, डी कंपनी वाले। हाँ, और उस मॉल को बनाने के लिए उस पर कब्जा किया, और जब इसने पैसे मांगना शुरू किया तो उसको 8-10 करोड़ रुपए दे रहे थे, जबकि वो प्रॉपर्टी कुछ 1000-1200 करोड़ की थी। उसने बहुत कोशिश की, पुलिस में भी गया, इधर उधर गया, लेकिन उसको कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिला, कहीं से कोई उसको मदद नहीं मिली। किसने? उस बंदे ने, हाँ। जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, लैंड ओनर। तो वो समहाउ किसी तरीके से रहमान डकैत के रिश्ते में था या परिचित था। वो रहमान के पास गया, रहमान ने दाऊद को बोला, दाऊद ने अपनी हलक में उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जो इन्फॉर्मर है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक। उसके बाद में इसने उठाया, यहाँ से कराची में ही क्लिफ्टन एरिया से ही इसको पिकअप किया, लेकर के गया, उसको टॉर्चर किया, सिगरेट के चटके वटके लगाए, ऐसा कहा जाता है नूरा को, और उसकी चीखें दाऊद को सुनवाई। दाऊद ने कहा भी कि भाई तू उसको छोड़, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, वगैरह वगैरह जो भी बातें थी।
लेकिन उसको नहीं छोड़ा, मार करके उसको 6 गोलियां मारी गई और उसकी डेड बॉडी वापस सिटी बैंक का एक ATM सेंटर है उसके बाहर फेंक दी थी। फिर उसके बाद में जो है दाऊद का जो एक खास स्टाइल है, उसने फिर सिस्टम को एक्टिवेट करवाया किया और उसके खिलाफ जो है एक्शन शुरू हुआ। 2009 की घटना है ये। और फिर इसको रहमान डकैत को मारने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हुई और चौधरी असलम जो कि ATS के चीफ ऑफ कराची थे, उन्होंने फिर जो है वो पूरा वो किया। 2 महीने लगाए उन्होंने अपने लोगों को पेनिट्रेट किया लियारी में, वहाँ हथियार पहुँचाए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जमाई ताकि जब वो बाहर से अटैक करें तो उनको अंदर से भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अंदर डायरेक्ट घुस पाना तो असंभव काम था उस जगह पे। वो तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि लॉयंस डेन है, उसमें आप सीधे अंदर नहीं जा सकते। तो फिर इन्होंने जो एक पर्टिकुलर डे अटैक स्टार्ट किया, 9 घंटे के आसपास लगे उनको रहमान डकैत को एनकाउंटर करने में। और चौधरी असलम कोई छोटी मोटी शख्सियत का इंसान नहीं था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खोजने जाता हूँ तो इस तरह की शख्सियत जो है पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे बमुश्किल कोई 1 या 2 ही मिलेगी। उस आदमी पे 11 हमले हुए, जिसमें से 4 या 5 तो आत्मघाती हमले थे। एक बार हमला जो हुआ था उसमें सेल्फ डिटोनेट किया एक बंदे ने, उनके दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलते समय उनकी गाड़ी से, और उसमें वो घायल हुए, बेतरह घायल हुए, लेकिन जिंदा बच गए। उनकी गाड़ी का तो कचूमर बन गया था। तो ये 10वां हमला था। 11वां हमला जो है करीब 110 kg RDX लगा करके एक जीप जो है उनकी गाड़ी से टकराई गई, तब उस हमले में वो मारे गए। उनसे टेररिस्ट भी परेशान थे, उनसे अंडरवर्ल्ड भी परेशान था, उनको हर व्यक्ति मारना चाहता था। वहाँ के पुलिस ऑफिसर ऑब्वियसली करप्शन कहाँ नहीं है। तो ऐसा क्यों था कि वो अपना काम करते थे? इतना पावर क्यों था रहमान डकैत के पास कि दाऊद इब्राहिम भी उसके एरिया में नहीं जा पाता था? या उसने रहमान डकैत ने खुलेआम उसके भाई को उठा दिया, मार दिया, और दाऊद इब्राहिम कुछ नहीं कर पाया? रहमान डकैत ने खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर ली थी और उसने जिस तरीके से पूरे उस इलाके को अपने कंट्रोल में लिया था, उसके बाद में वहाँ पर उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। और बहुत ही हिंसक किस्म के उसके साथ में टीम थी जो मरने मारने के लिए सदा तैयार रहती थी, बेहतरीन हथियारों से लैस थे। दाऊद के साथ में एक समस्या ये है कि पाकिस्तान में उसके पास में उस तरह का फायर पावर नहीं है। दाऊद को वहाँ पर जो भी फायर पावर यूज़ करना है वो या तो वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स को यूज़ करना है या फिर वहाँ के सिस्टम को यूज़ करना है, यानी कि ISI और मिलिट्री को। क्यों नहीं उसके पास पावर? क्योंकि वो वहाँ पे गैंग बना करके अगर ऑपरेट करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, है ना, जो ऑफिशियली वो नहीं करना चाहता। और पैसे से जब सब कुछ खरीदा जा सकता है ना, हथियार भी आ सकता है, आदमी भी आ सकता है, सिस्टम भी आ सकता है, तो वो क्यों अब वहाँ पे खून खराबा करने के लिए अपनी टीम बनाए, अपने लोगों को मरवाए? तो जिस काम को करवाने के लिए मुझे 1 करोड़ खर्च होना है, उसके बदले में 10 फेंक दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो वाली बात है उसके लिए। रहमान डकैत के पास में ऑन द कॉन्ट्ररी जो है अपने विश्वास पात्र लोगों की टीम थी। पैसे से खरीदा हुआ जो किलर होता है या मर्सनरी होता है, वो शायद उतनी ताकत नहीं लगाएगा किसी की हत्या करने के लिए या कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे तो आदमी अगर जुड़ा हुआ है तो वो मरने मारने पे आमादा हो जाएगा। मैं जान भी दे दूंगा और जान तो ले ही लूंगा। ये दोनों के बीच में बुनियादी फर्क रहा है वहाँ पे। और दाऊद उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ आकर के वो उस लेवल का खून खराबा नहीं करना चाहता था। क्योंकि यहाँ पे सब वो करके निकल चुका था। यहाँ तो वो सारा हो चुका। दूसरा ये है कि अगर वो वहाँ पे खून खराबा करेगा तो पाकिस्तान उसके लिए फिर हॉट पोटैटो होगा, जिसे वो मतलब जो है हैंडल नहीं कर पाएगी वहाँ की गवर्नमेंट। जैसे दुबई में शुरू हो गया था, जब दाऊद गैंग दुबई में था और वहाँ पे मर्डर्स होने शुरू हो गए थे तो दुबई सरकार असहज हो गई थी। वहाँ पे 2 बड़े मर्डर हुए थे, एक शेट्टी का हुआ था और दूसरा एक और इसका हुआ था। 2 मर्डर वहाँ पे बड़े हुए थे, एक इंडिया क्लब के बाहर हुआ था। तो इन दोनों मर्डर्स के कारण जो है वो दुबई अनसेफ मार्केट होने लग गया था। उसको देख करके दुबई सरकार ने बोला कि भाई ये या तो तुम बंद करो, नहीं तो तुम निकलो देश के बाहर। दाऊद जाता कहाँ फिर? उसके लिए वो सुरक्षित पनाहगाह थी।
तो इसलिए उन लोगों ने वहीं पर बने रहने के लिए अपने गैंग की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन किया था वहाँ पे। लेकिन 93 ब्लास्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें वो वहाँ रह नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ तक तो इंडियन जो हमारे ये हैं इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उन लोगों की अप्रोच थी। वो उनको अटैक भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, अरेस्ट भी करवा सकते थे प्रेशर करके। तो इसलिए उनको पाकिस्तान जाना ही था, तो इसलिए वहाँ पाकिस्तान गए। वो भोलू वगैरह जैसे लोगों ने उनको जो मदद की है, हनीफ ने मदद की है, बाकी सब लोग वहाँ के बड़े बड़े जो स्मगलर्स रहे हैं, उन लोगों का अपना एक ये रहा है जिसके कारण उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और वो ज़माने से था। दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क है वो गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और इन सब के अलावा जो है पाकिस्तान है, नेपाल है और तमाम देशों में भूटान, तिब्बत, ये वो सब, बांग्लादेश, हर जगह बना ही रहा है। तो और जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको एक और चीज़ का मिला करता था कि हमारे यहाँ का जो मटके का नेटवर्क है, सट्टा और मटका, ख़ास तौर से क्रिकेट का सट्टा, वो चलता भले ही इंडिया से है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सट्टा और मटका जो है पाकिस्तान के लोग खेलते हैं। तो उसका भी नेटवर्क का फ़ायदा उनको मिलता है। ड्रग्स के लिए जो रूट है उनका फ़ायदा उनको मिलता है। तो वो सब पहले से ही इस्टेब्लिश वो था। अब ड्रग्स का जो सारा का सारा खेल है जो कि टाइगर मेमन करता है, और दाऊद इब्राहिम के साथ में उसकी बहुत ख़ास दोस्ती है या साथ काम करते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा जो है टाइगर मेमन का जो नेटवर्क है पाकिस्तान से इंडिया माल लाने ले जाने का और कैश आउटफ्लो करने का, उसका फ़ायदा दाऊद को मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। फिर जब इतना वेल कनेक्टेड, इतना पैसा, इतने सारे लोकल डॉन गुंडे, एक रहमान डकैत जो एक छोटे से एरिया का गुंडा है, उससे क्यों उसकी, वो गुंडा नहीं है, डॉन है वो, वहाँ का एक जो डॉन है जो, हाँ, बड़े कोई छोटा सा एरिया, नॉट दाऊद इंटरनेशनल क्रिमिनल हो गया, मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा, ISI और पुलिस से उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, पॉलिटिशियंस को उसने ख़रीद रखा है। तो फिर इससे ऐसा कैसे होता है कि एक लोकल इसके भाई को उठा लेता है और चले जाता है? इसमें दो बातें हैं। क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो जब आप अपने होम टर्फ पे खेलते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और जब कोई बाहरी टीम आती है तो यहाँ का वेदर, यहाँ की जनता जो चारों तरफ बिखरी हुई है, और जो होम टर्फ है इंडियन टीम का, वो इससे एक्विंटेड है, वो एक्विंटेड नहीं है उससे। बॉल कैसे स्विंग लेगी, क्या करेगी, किस दिशा में जाएगी, उनको कुछ मालूम नहीं। तो एक असहज स्थिति बनती है, तो वहाँ पे वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। वही चीज़ दाऊद के साथ थी। कराची उसका होम टर्फ नहीं है, चाहे कितना ही सपोर्ट हो, है ना। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हाइडिंग में हैं। अगर आप अपना वो बुर्का फाड़ करके और खुलेआम लड़ने के लिए तैयारी दिखाते हैं तो वहाँ की सरकार आपको नहीं लड़ने देगी, ISI नहीं लड़ने देगी, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर ये चीज़ हुई, यहाँ के अखबारों ने, चैनलों ने, खबरनवीसों ने, सहाफ़ियों ने इसको बहुत बड़े स्तर पे खड़ा कर दिया तो पाकिस्तान बदनाम होगा पूरी दुनिया में। वो चीज़ नहीं संभव थी। तो डिप्लोमेसी भी नाम की कोई चीज़ है जो देखनी होती है। भले ही आप रोग नेशन हैं, लेकिन डिप्लोमेसी फिर भी आपको संभालनी होती है। तो वो दूसरा एक बड़ा फैक्टर वो था। साबिर की हत्या कर दी तो उसने पूरा पठान गैंग बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान में, मुंबई में एक एक को चुन चुन के मारा। जिन लोगों का साबिर की हत्या में नहीं था हाथ, उनको भी मारा। अब करीम लाला के जो भाई थे उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो उन गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में शामिल भी नहीं थे वो बंदे। मतलब 5 वक्त का नमाजी खुदा के बंदा था वो, उसको भी सरेआम गोलियां मारवा दी। तो दाऊद इब्राहिम इस मामले में बहुत ब्रूटल रहा है, बहुत खतरनाक रहा है। उसने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं है जिसने कि, हाँ, उसके परिवार पे हाथ लगा। भाई उसके पहले तक कैसा था, दाऊद के आने के पहले तक कुछ सर्टन रूल्स थे, वो रूल्स तोड़ने वाला व्यक्ति दाऊद खुद बना। जब उसने दूसरों के परिवारों पे हमला किया तो इसके परिवारों पे भी हमले शुरू हुए। तो जब इसके अब नूरा पे हमला हुआ, फिर इसने रहमान डकैत को मरवा दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली
कि मेरा दुश्मन है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर तो मैं येन केन प्रकारण साम दाम दंड भेद नीति सबका प्रयोग करूंगा। उसने सब इस्तेमाल किया, तो वो बदला था, पूरा हुआ। कितना डिफरेंस हुआ दोनों में, पैसे में, पावर में? काफ़ी बड़ा। दाऊद इब्राहिम पैसे के मामले में तो रहमान डकैत से काफ़ी ऊपर है, और मतलब मेरा एक मोटा मोटा अंदाज है कि करीब करीब 20 लाख करोड़ के आसपास का तो मालिक होगा वो। करीब 42 देशों में उसका फुटप्रिंट है, उसके लेजिटिमेट बिजनेस हैं, और काफ़ी सारा मतलब जो इल गॉटन मनी है वो तो अपनी जगह है। अगर सिर्फ एक बैंक में ही उसके 1200 करोड़ रुपए डूब गए तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या, किस शख्सियत का और किस मिल्कियत का मालिक है, किस हद तक का। BCCI बैंक जो हुआ करता था, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल नाम था उसका, इंटरनेशनल, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल, वो ISI ने अपना पैसा रूट करने के लिए इस बैंक को इस्टेब्लिश किया था। उसमें दाऊद से 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। जब वो बैंक डूबा तो इसका भी पैसा डूब गया था। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।